तो सेकंड हमारे पास आ गई है केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट ये भी हमारे पास कंडीशनल और सिलेक्शनल स्टेटमेंट होते हैं। ये भी हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। केस स्टेटमेंट ओके। तो सीन ऐसा है कि इसको समझते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास मल्टीपल आउटकम्स होते हैं। when we have multiple outcomes, when we have multiple outcomes। ठीक है, तो ये हमारे पास इस्तेमाल होता है। इसका फॉर्मेट समझते हैं। व्हाट्स द फॉर्मेट? फॉर्मेट हम देखते हैं तो इसका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से। हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं केस ऑफ। सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे केस ऑफ। यहाँ पे किसका केस बनाना है, मतलब किस चीज की सिचुएशंस बनानी है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल नेम, यहाँ पे आपके ऑप्शन वन, मतलब जो भी ऑप्शन होगा और यहाँ पे उसका प्रोसेस या आउटपुट, प्रोसेस और आउटपुट जो भी आपको यहाँ पे दिखाना। ऐसे ही ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन फोर और ये सब चीजें सब में सेम रहेंगी। ठीक है, इस तरह से। सर, ये समझ और नहीं आ रही केस स्टेटमेंट। नहीं नहीं, मैंने अभी तो समझाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ इसका फॉर्मेट लिख रहा हूँ, अभी समझाऊंगा इसको। मुझे बस थोड़ा टाइम तो वही चलता है। फिर यहाँ पर आता है अदरवाइज। अगर इनके अलावा कोई काम करना है आप यहाँ लिखोगे अदरवाइज। अदरवाइज के बाद आप यहाँ पे लिख दोगे आउटपुट या जो भी आपका प्रोसेस, प्रोसेस या आउटपुट। इधर आउटपुट ही आता है वैसे तो, प्रोसेस और आउटपुट इफ रिक्वायर्ड। अगर जरूरत होगी तो करेंगे, जरूरत नहीं होगी तो जबरदस्ती अदरवाइज नहीं लगाएंगे। और फिर हमारे पास आ जाता है एंड केस। वालेकुम सलाम हकीम, अभी भी स्टार्ट करो। तो ये हमारा इसका कुछ फॉर्मेट है। अब सर ये अप्लाई किस तरह होता है, तो लेट्स हैव दिस एग्जांपल इन अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो कह रहा है सुडो कोड टू एंटर ग्रेड एंड टू एंटर अ ग्रेड। चलो एंटर अ ग्रेड कर देता हूँ। एंटर अ ग्रेड एंड आउटपुट दी फॉलोइंग क्या क्या है। अब उसने कहा कि अगर बंदा या बंदी का ग्रेड हमारे पास ए है तो उसको हमें क्या देना है। उसका ग्रेड अगर ए है तो उसको हम देंगे, लेट से उसको मैसेज देंगे आउटस्टैंडिंग। बी है, बी पे हम कहेंगे गुड। सी है तो हम कहेंगे एवरेज। डी है तो लेट से क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, हम यहाँ पे कहेंगे पुअर। और ई है तो सेटिस्फैक्ट्री लिखेंगे बस। तो ये हमारे पास कुछ ग्रेड्स हैं। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें केस स्टेटमेंट से सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को केस स्टेटमेंट से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल्स कितने होंगे। तो इस क्वेश्चन को पढ़ें, इसके अंदर वेरिएबल्स बताएं कितने होंगे। समद, अफजा, आयशा, नूर, सारा, शरियार। व्हाट डू यू थिंक गाइस कि इसके अंदर कितने वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे? पांच, एक। ओके, समद, आयशा, सारा, शरियार। आप लोग एटलीस्ट रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्स लो। ओके, एक। ओके, इसके अंदर इस्तेमाल होगा एक वेरिएबल। क्यों भाई एक वेरिएबल? क्योंकि लिखा हुआ है एंटर अ ग्रेड। ग्रेड एक ही बार एंटर करेंगे, बाकी तो उसने बताया ग्रेड अगर ये होगा तो ये मैसेज करना। वेरिएबल तो एक ही है ना ग्रेड का, तो वेरिएबल एक ही आएगा। क्या कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल आएगा? एक्स्ट्रा वेरिएबल कब आता है? जब हमें कोई कैलकुलेशन आउटपुट करनी होती है। तो हम आउटपुट देखते हैं, लिखा है आउटपुट फॉलोइंग। अब उसके अंदर तो एक स्पेसिफिक पैटर्न दिया हुआ है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये कोई कैलकुलेशन नहीं है। जब कोई कैलकुलेशन नहीं है तो हम इसका वेरिएबल नहीं बनाएंगे। तो देयर विल बी ओनली वन वेरिएबल। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको सॉल्व अगर करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिक्लेयर ग्रेड का वेरिएबल। मैंने ग्रेड ही ले लेते हैं इसको। अच्छा, ग्रेड की डेटा टाइप क्या होगी? आप देख सकते हो ग्रेड आपके पास क्या क्या है। ग्रेड की डेटा टाइप क्या होगी? ओके, नूर ने बताया करेक्टर। बिल्कुल, क्योंकि सिंगल है ना तो करेक्टर हो। अगर बहुत सारे होते तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते? स्ट्रिंग। आपने डिक्लेयर ग्रेड लिखा, इनिशियलाइज कुछ भी नहीं होगा। आप यहाँ लिखोगे आउटपुट एंटर ग्रेड, इनपुट ग्रेड। अच्छा, मुझे अब यहाँ तक बताओ समत, हफ्जा, आयशा, हतीम, शरियार और सारा के यहाँ तक आप लोग को बात क्लियर है? तो बेसिक काम किया है जो हम करते आ रहे हैं। इसके अंदर अभी मैंने केस स्टेटमेंट यूज नहीं किया है अभी तक। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब हमें केस स्टेटमेंट यूज करना है। अब केस स्टेटमेंट का फॉर्मेट है केस ऑफ वेरिएबल का नाम। हम कौन से वेरिएबल को चेक करेंगे तो मुझे बताएगा हम केस कौन से वेरिएबल का बनाएंगे। हमारे पास अभी कौन सा वेरिएबल आया है, हमने कौन सा वेरिएबल अज्यूम किया है, जल्दी से बताओ। ग्रेड, ऑब्वियसली। तो हम यहाँ लिखेंगे केस ऑफ ग्रेड। मैं थोड़ा पर्पल से लिख रहा हूँ ताकि वो थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकें। केस ऑफ ग्रेड। उसने ऑप्शंस आपको ऑलरेडी बताए हुए थे क्या क्या ऑप्शंस हैं, जो कि आप देख सकते हो। ये रहे ऑप्शंस। तो आप यहाँ लिखोगे ए पे आपको क्या आउटपुट करना है? आउटस्टैंडिंग। अगर उसका ग्रेड ए हुआ तो आउटपुट करोगे आउटस्टैंडिंग, आउटपुट आउटस्टैंडिंग। बी पे हमारे पास था गुड, सॉरी आउटपुट गुड। सी पे हमारे पास था, अल्लाह भला करे,
आई गेस एवरेज, आउटपुट एवरेज। कौन मुझे कॉल कर रहा है? आउटपुट एवरेज। डी पे हमारे पास था अल्लाह भला करे पुअर, आउटपुट आपने किया पुअर। ई पे आपने कहा सेटिस्फैक्ट्री, आउटपुट सेटिस्फैक्ट्री। गौर से देखना भी यहाँ पे कुछ नई चीजें भी आएंगी। आउटपुट सेटिस्फैक्ट्री मतलब जो जो हमने यहाँ लिखा था फॉर्मेट उसका उसी तरह किया है कि हमें यहाँ पे ऑप्शंस जो प्रोवाइड करेगा और जो भी हमें यहाँ प्रोसेस करना हो या आउटपुट करना हो वो करना है। अब हमें आउटपुट करना था तो हमने लिखा आउटपुट जो जो उसने बताया हुआ था हम उसी तरीके से कर रहे थे। हमने जब सारा आउटपुट अपना पूरा केस सॉल्व कर लिया तो हम लिखेंगे अदरवाइज, अदरवाइज, अदरवाइज। अगर भाई अगर ये ग्रेड नहीं हुआ कुछ और ग्रेड हुआ तो हम अदरवाइज आउटपुट लिखेंगे इनवैलिड ग्रेड, इनवैलिड ग्रेड, क्योंकि वो ग्रेड हमारे सिस्टम में है ही नहीं। अच्छा ये क्योंकि करेक्टर है इसके ऊपर ये भी निकालना है मगर ओके। तो यहाँ पे ये ई ग्रेड भी आ गया और यहाँ पे हम कर देंगे एंड केस। हाँ अच्छा ये मल्टीपल सिनेरियो के केस के अंदर इस्तेमाल होता है जब आपको एक ही वेरिएबल से मल्टीपल सिनेरियोस बनाने होते हैं। ठीक है। अब एग्जामिनेशन के अंदर ये टेस्ट किस तरह होता है वो बात करते हैं। ये टेस्ट इस तरह होता है कि क्वेश्चन में कभी कभार वो आपसे बोल देता है कि डू दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग बाय यूजिंग केस स्टेटमेंट, मतलब केस स्टेटमेंट यूज करते हुए आपको क्वेश्चन करना है। अब सेम क्वेश्चन को मैं इफ से भी कर सकता हूँ, आपको पता है मैं इसी क्वेश्चन को इफ से भी कर सकता हूँ, तो वो भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको डिफरेंशिएट करना आ जाए। क्योंकि कभी कभार वो आपको कोड दे देगा केस में यूज हुआ हुआ और बोलेगा कि इसका इफ कंडीशन में सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है तो मैं अभी इसको इफ से भी करता हूँ। क्या इस पार्ट के अंदर आपको बातें क्लियर हो गई हैं? समत, अफजा, आयशा, हतीम, शरियार, सारा, आयशा और नीचे हमारे पास और भी हैं मुझे दिख नहीं रहे। बहरहाल सबको बातें क्लियर है? कोई क्वेश्चन है अभी इसमें कि हमने कैसे इस्तेमाल किया, क्या यूज किया? तो आप पूछ लो अभी इफ एनी क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट। अब मैं इसी क्वेश्चन को इफ से करता हूँ, सेम क्वेश्चन को इफ से करता हूँ। बिस्मिल्लाह। तो अब सेम क्वेश्चन को मैं इफ से करता हूँ तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ सेम क्वेश्चन विद इफ, सेम क्वेश्चन विद इफ स्टेटमेंट। तो इसको देखते हैं। अब वही डिक्लेयर आउटपुट इनपुट तो सेम ही रहेगा, उसके अंदर तो कुछ चेंज ही नहीं है। डिक्लेयर आउटपुट इनपुट सेम ही रहेगा तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ लिख लेता हूँ वरना ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। होपफुली ये तो बेसिक ही काम था। अब मैं इसको इफ की तरह किस में इस्तेमाल करूंगा? मैं लिखूंगा इफ अगर हमारा ग्रेड बराबर है ए के देन आउटपुट कर दो, देन आउटपुट क्या कर दो? देन आउटपुट कर दो आउटस्टैंडिंग। अब मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो मैं क्या इफ लगाऊंगा या एल्सिफ लगाऊंगा? मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिखानी है तो एल्सिफ लगाना चाहिए या क्या? एल्सिफ ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे एल्सिफ लिखूंगा देन के बिल्कुल नीचे। तो मैंने एल्सिफ लिखा। एल्सिफ अगर मेरा जो ग्रेड है अगर वो बी है देन आउटपुट, देन आउटपुट क्या करना है मुझे? गुड। एल्सिफ फिर से एल्सिफ आ जाएगा, नीचे कर लेता हूँ जगह मेरे पास खत्म हो गई। एल्सिफ अगर मेरा ग्रेड जो है वो सी है देन हम क्या करेंगे? देन आउटपुट हम फिर से कर देंगे देन आउटपुट एवरेज। अगर एक और बार चेक करना है मुझे तो एल्सिफ आ गया। एल्सिफ अगर मेरा ग्रेड जो है वो डी है देन मैं क्या करूंगा? आउटपुट ई तक तो नहीं था, ई भी था, पुअर। एल्सिफ अब क्योंकि एक और बार चेक करना है एल्सिफ अगर मेरा ग्रेड जो है अगर मेरा ग्रेड जो है वो ई है, एल्सिफ ग्रेड मेरा जो है ई है देन मैं क्या करूंगा? आउटपुट, देन आउटपुट फिर से मैं क्या कर दूंगा? अपना सेटिस्फैक्ट्री। अब मुझे पता है कि अगर ये सारे ग्रेड मैं चेक कर चुका हूँ, अगर आप देख सको तो यहाँ पे मैं सारे ग्रेड चेक कर चुका हूँ। अगर इनमें से ग्रेड नहीं होगा तो आउटपुट क्या कर दूं मैं? अगर इनमें से कोई ग्रेड नहीं होगा तो मैं आउटपुट क्या करूं? हतीम, अफजा, इनवैलिड। ऑब्वियस तो इनवैलिड तो मैं एल्स लिखूंगा क्योंकि अब मुझे चेक नहीं करना तो मैं लिखूंगा एल्स आउटपुट इनवैलिड ग्रेड, इनवैलिड। या मैं पूरा नहीं लिख रहा बस इनवैलिड लिख लिया। अब यहाँ पे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने अभी सॉल्व किया है इसके अंदर कितने एंड इफ्स आएंगे? इसके अंदर कितने एंड इफ आएंगे? 5। इसके अंदर एंड इफ कितने आएंगे? हतीम ने 5 कहा है। व्हाट डू यू थिंक? नूर, अफजा, समद, आयशा, हतीम, सारा, ओके, रिदा और मिस्टर जो भी नीचे मौजूद है देखिएगा काहिन। 6। ओके 6 या 5 आप लोग कह रहे हैं। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। 5 आएंगे। 6 क्यों नहीं आए? क्योंकि एल्स के साथ एंड इफ नहीं आता। आपको एंड इफ सिर्फ एल से जिसके साथ इफ आ रहा होता है ना, जितनी बार इफ आता है उतनी बार एंड इफ आता है। तो 1 इसके साथ आएगा, इसके साथ, इधर इधर इधर, तो 5 बार आएगा। तो 5 बार हम एंड इफ लिखेंगे। तो हम पहला एंड इफ यहाँ आ गया, दूसरा एंड इफ यहाँ आ गया, ये थोड़ा पीछे पीछे करके आते रहते, चौथा एंड इफ और ये लास्ट एंड इफ। तो इस तरह से ये पूरी सीक्वेंस
रहेगी। तो आयशा, अफजा, समद, हतीम, नूर, राहिम, सारा, क्या यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? मुझे नीचे दिख नहीं रहा, जो भी शरियार भाई, क्या यहाँ तक बात सबको समझ आ गई? अब अगर आप इसको एनालाइज करो, अब देखो आप खुद एनालाइज कर सकते हो कौन सा ज्यादा इजी था। अगर इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से देखूं, मैंने एक केस स्टेटमेंट से किया है और मैंने एक इफ से किया है, दोनों से सॉल्व हुआ है। आसानी से किससे सॉल्व हो गया? केस स्टेटमेंट से। केस स्टेटमेंट काफी क्लीनर वर्जन था, या बहुत ही एफिशिएंट वर्जन था इसका। क्या आप इस बात से अग्री करते हो? समद, अफजा, आयशा, हतीम, नूर, सारा, और नीचे जो भी है सर, ये ईच लाइन को क्लोज करने के लिए होता है ना एंड इफ। हाँ, एंड इफ बिल्कुल ऐसे। तो अगर आपको ये इफ का क्वेश्चन दे दे और आपको बोले केस से करना है, तो आपको वो भी आना चाहिए। तो आपको क्वेश्चंस आने चाहिए किसी भी तरीके से करने से। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई हो कि केस स्टेटमेंट किस तरह इस्तेमाल हो। ठीक है, तो वंस यू आर डन विद दैट, तो दैट्स अ वेरी गुड साइन। अब हम कुछ नई चीज पढ़ते हैं। आपने कंडीशंस पढ़ ली, ये पढ़ लिया, कोई क्वेश्चंस हैं इसके बारे में तो पूछो, फिर हम अब आगे चलेंगे। सर सिर्फ वन लूप हो तो इंडेंट करते हैं? वन लूप समझा नहीं तुम्हारी बात, लूप तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं। अच्छा, एक कंडीशन, अगर एक कंडीशन हो तो बिल्कुल हम उसको इंडेंट करते हैं। अगर अगर हम इफ के अंदर इफ लिखेंगे तो उसको इंडेंट देते जाते हैं। इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ओ लेवल्स के अंदर कभी कभार एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है। इफ एग्जामिनर इज वेरी लाइक मूडी, तो क्या होता है कि किसी बच्चे ने इंडेंटेशन होती है स्पेसिंग, ये जो स्पेसिंग थी ना इस तरह से, और ये जो वापसी में एंड इस तरह हो रहा है, इसको इंडेंटेशन कहते हैं। पहले इफ के अंदर दूसरा एल्सिफ आया, फिर तीसरा एल्सिफ आया, फिर चौथा एल्सिफ आया, या इस तरह करके जो आया, तो इस चीज को एक सीक्वेंस में इंडेंटेशन कहते हैं। एक कंडीशन दूसरी कंडीशन के अंदर खुलती है अगर वो सेम काम ही कर रहे हैं तो। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं, नो क्वेश्चंस। अब हम लोग पढ़ने लगे हैं जो कि आज की क्लास का लास्ट पार्ट रहेगा, मॉड एंड डिफ। मॉड एंड डिफ हम लोग पढ़ने लगे हैं। मॉड को हम लोग मॉड्यूलस भी कहते हैं, सही है। यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं लिखने वाला हूँ। ये होती है इंटीजर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन एंड रिटर्न्स दी रिमाइंडर। ये सिर्फ रिमाइंडर का काम कर, जहां पे आपको रिमाइंडर का काम करना हो वहां पे ये इस्तेमाल होगा। तो इंटीजर डिवीजन होती है और रिटर्न्स दी रिमाइंडर। मैं अभी आपको मतलब भी बताता हूँ किस तरह होता है। एग्जाम्पल, लेट से आपने यहाँ पे लिखा, या पहले फॉर्मेट भी लिख लेते हैं। फॉर्मेट आपने यहाँ पे लिखा, इसका जैसे कि मैं कुछ डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा 31 मॉड 2। अब ये रिटर्न क्या करेगा? अब ये रिटर्न क्या करेगा ये समझते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर, मैंने 31 अंदर लिखा, 2 बाहर लिखा। 2 के टेबल में 31 ऑब्वियसली नहीं आता, तो मैंने लिखा 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, रिमाइंडर में अभी 1 बचा, मतलब अभी नीचे 1 बचा, 1 नीचे कॉपी किया, 11 हो गया। ऐसा ही है, 2 5 जार 10, 2 5 जार 10, रिमाइंडर में 1 बचा। क्या हमने पूरा सॉल्व कर लिया ये अभी तक? क्या हमने पूरा सॉल्व कर लिया ये जो हमारा पूरा नंबर था? मतलब हम पूरा सॉल्व कर चुके हैं ना, यस और नो? मतलब हम इसको मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल में नहीं जा रहा, हम अभी मैक्सिमम सॉल्व कर चुके हैं जो ये हो सकता था विदाउट गोइंग इनटू डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर डिवीजन, हमें डेसिमल डिवीजन नहीं करनी, इंटीजर डिवीजन कर। तो यहाँ पे ये चीज जो है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है रिमाइंडर। तो जब भी हम मॉड इस्तेमाल करते हैं तो ये जो रिमाइंडर है ये यहाँ पे उठकर आता है। तो यहाँ पे ये 1 उठकर आ गया। ये अगर आप 31 मॉड 2 लिखोगे तो आंसर में 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉड का मॉड्यूलस जो होता है बेसिकली ये रिटर्न करता है रिमाइंडर को, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ रिमाइंडर को उठा के आपको मुंह पे फेंक के मार देगा, बोलेगा ये लो रिमाइंडर। अब क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब, मैं बता रहा हूँ पेपर में किस तरह आता है, क्वेश्चन के हिसाब से ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। कहाँ इस्तेमाल होता है अभी हम वो सीखेंगे। आपको ये समझ आ गया? मॉड जो होता है रिमाइंडर रिटर्न करता है, बस आपको इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक बात क्लियर होगी। सेकंड डिवीजन हमारे पास होती है डिव। सेकंड डिवीजन होती है डिव, तो मैं डिव भी लिख लेता हूँ। ये हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास प्रॉपर डिवीजन होती है। आप यहाँ लिख सकते हो इंटीजर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन एंड रिटर्न्स दी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन हमारे पास टॉप आंसर होता है। मैं इसका फॉर्मेट भी बता देता हूँ। फॉर्मेट क्या है, फिर मैं आपको दोनों चीजें समझाता हूँ कि कहाँ पे इस्तेमाल है। तो फॉर्मेट समझते हैं। फॉर्मेट हमारे पास का क्या है? हमने यहाँ पे लिखा, लेट्स से सेम ही लिख देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 31 डेफ 2, इसका आंसर क्या आएगा? तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया 31 डेफ 2 को, तो नहीं आता, ऊपर 15 आएगा, नीचे आप देखो
30 आएगा, रिमाइंडर में 1 बचा। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये चीज उठ के यहाँ चली जाओ। डिव बेसिकली डिवीजन होता है, ये इंटीजर डिवीजन को डिव कहते हैं, जो कि रिटर्न करती है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 15 आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आंसर 15 आ गया। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन को रिटर्न करती है और मॉड जो है वो रिमाइंडर को रिटर्न करता है। अब ये यूज कहाँ पे होता है वो तो हम अभी क्वेश्चन में देखेंगे। आपको ये दोनों बातें समझ आ गई। जहां पे हमें रिमाइंडर से रिलेटेड काम होगा तो वहां पे मॉड का इस्तेमाल करेंगे, जहां पे क्वेश्चन से रिलेटेड काम होगा वहां पे हम डिफ का इस्तेमाल करेंगे। क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं? समद, अफजा, आयशा, हतीम, नूर, शरियार, सारा और राहिम, क्या ये बातें क्लियर हैं? जल्दी से थम्स अप करो अगर ये दोनों बातें क्लियर है आपको। और ये आपको साथ साथ लिखना भी है, क्योंकि ये नोट्स मैं बिल्कुल एंड में सेंड करूंगा। सूडो कोड को साथ साथ करना है। क्वेश्चन बेसिकली जो आंसर आता है ना, प्रॉपर जो आंसर होता है उसको क्वेश्चन कहते हैं। डेव बेसिकली क्वेश्चन को उठा के मुंह पे मार देता है कि ये लो क्वेश्चन आपका, मतलब प्रॉपर जो आंसर आता है उसको उठा के देता है। डेसिमल वाला नहीं, इंटीजर डिवीजन होती है ये, मतलब डेसिमल में आप जाके दे नहीं सकते इसका आंसर। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो। अफसर ठीक है, ओके। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी मैं रेड से काम कर रहा हूँ। मैंने लिखा सूडो कोड टू एंटर अ नंबर एंड प्रिंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड प्रिंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पहले तो आप अपना काम करें, मुझे बताएं कितने वेरिएबल्स आएंगे, सोच समझ। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड, ये तो कर चुके हैं। एंड प्रिंट ऑड एंड इवन। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स आएंगे पहले तो मुझे ये बताएं। आप लोग सोचे, जवाब सोच समझ के देना। अफजा ने एक का, ओके। समद, आयशा, हतीम, नूर, शहरियार, राहिम, रिदा, व्हाट डू यू गाइस थिंक? नूर जल्दी से बताएं, कुछ तो आंसर दें। 1, ओके 1, ओके। समद भाई आंसर, समद ने भी, रिदा ने 1 कहा, ओके। हतीम, आई डोंट नो, 1 में भी, सारा ने भी 1 कहा, ओके 1 आएगा। वेरी गुड, आप लोग अच्छी चीजें समझ गए। जो मेन काम होता है आपको वो करना आ गया, जो कि डीकम्पोजिशन ऑफ अ प्रोग्राम होता है। तो आपने डीकम्पोज तो कर दिया कि इसके अंदर एक वन ही वेरिएबल आएगा, विच कैन बी, विच इज नंबर। तो आपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया जितना आपको आता है। तो आप लिखोगे डिक्लेयर, डिक्लेयर आपने नम ले लिया और ये इंटीजर हो गया, और इनिशियलाइज कुछ भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे इसका वेरिएबल बना है क्योंकि ये हमारे पास इनपुट हो रहा था, और ये दोनों कैलकुलेशंस नहीं है, ये दोनों कैलकुलेशन नहीं है, ये ऑड एंड इवन मैसेज है। कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था टोटल, एवरेज, इस तरह की होती है। अगर सर 2 और 3 ऑप्शंस, अगर एक ही वेरिएबल से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस हो तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं केस से। मैं आपको बताऊंगा केस और उसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। प्रैक्टिस करेंगे इसकी ना, मैं आपको प्रैक्टिस शीट भेजूंगा। एक्चुअली मैं कंटेंट थोड़ा कवर करवा दूं ताकि ना आप लोग को कुछ क्वेश्चन करने को मिले। यहाँ केस हो सकता है, लेकिन हमें उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज भी करनी पड़ेगी। वो ज्यादा ऑप्शंस वाले गेम में होता है, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ना, जब 3 से 4 5 जब इस्तेमाल होता है प्रॉपरली, वरना तो आप इफ से भी कर सकते हो प्रॉपरली। ओके, तो अब हमें आउटपुट इनपुट करते हैं जो हमें आता है। हमने आउटपुट किया एंटर नंबर, और यहाँ पे कर लिया इनपुट नंबर। यहाँ तक तो आपको मसला ही नहीं होगा, उम्मीद है यहाँ तक तो सबको क्लियर ही होगा, यहाँ तक सब साथ ही है। अब मुझे आप लोगों से एक सवाल है, तो वो सवाल ये है कि मुझे बताओ ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं। आंसर देने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मुझे आप इस तरीके से बताना कि कौन सा जो ऑड या इवन में से कौन सा किस नंबर से प्रॉपरली डिविजिबल होता है। मुझे इस तरीके से बताना। ऑड और इवन कौन से होते हैं यही बता दो आप लोग, कोई मसला नहीं, यही बता दो। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स कौन से होते हैं। ओके, नूर ने बताया कि इवन नंबर्स जो होते हैं, इवन कैन बी डिवाइडेड बाय 2, ऑड नहीं हो सकते। परफेक्ट परफेक्ट। तो ये बात तो समझ आ गई। क्या इस बात से सब राजी हैं कि इवन नंबर्स प्रॉपरली 2 से डिवाइड हो सकते हैं? क्या सब इस बात से अग्री करते हैं? थम्स अप कर दो जल्दी से, फिर मैं इसको कंक्लूड करूं। तो इवन नंबर्स दे आर प्रॉपरली डिविजिबल बाय 2। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिविजिबिलिटी, सो व्हेन अ नंबर इज प्रॉपरली डिविजिबल बाय 2, सो व्हाट शुड बी द रिमाइंडर इफ अ नंबर इज प्रॉपरली डिविजिबल बाय 2? तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? बेहतरीन। तो क्या इस चीज से मैं टेस्ट कर सकता हूं कि अगर हमारा नंबर प्रॉपरली डिविजिबल बाय 2 है और रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि वो हमारे इवन नंबर्स हैं। और अगर जो प्रॉपरली डिविजिबल नहीं हो रहा तो उसको हम कह सकते हैं ऑड नंबर। क्या इस बात से एग्री कर रहे हैं? मैं फिर से ये बात रिपीट करता हूँ। क्या हम इस तरह से चेक कर सकते हैं या इस तरह से सोच सकते हैं, क्या आपका नंबर अगर प्रॉपरली 2 से डिवाइड हो रहा है और वो रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो इस चीज को हम चेक कर सकते हैं ना सूडो कोड? मैंने कहा बिल्कुल, देखते हैं किस तरह कर सकते हैं। तो चेक करने को हम इफ कहते हैं। हम लिखेंगे इफ। अब हमें क्वेश्चन का काम है या रिमाइंडर
रिमाइंडर का काम है इस पार्ट के अंदर। हमारा आंसर किससे बेहतर निकलेगा, क्वेश्चन से या आंसर उससे, रिमाइंडर से? सब लोग आंसर करें ताकि आप लोग का मेंटल लेवल थोड़ा एनहांस हो। सारा, अफजा, नूर ने तो बता दिया, समद, हतीम, रिदा, राहिम, आयशा। आई एम टॉकिंग अबाउट इवन रिमाइंडर से। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि अगर मेरा नंबर डिवाइड हो रहा है, मॉड बेसिकली मॉड हो रहा है 2 से, और वो आंसर दे रहा है 0 विच इज द रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर आता है। तो अगर प्रॉपरली डिवाइड होके 0 दे रहा है, देन मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये इवन है, देन आउटपुट इवन। अगर ये प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा 0 से, तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ एल्स आउटपुट ऑड। क्या ये बात समझ आ गई? अफजा, आयशा, समद और बाकी जो नीचे मौजूद है, क्या ये सबको समझ आ गई ये बात? रिदा, शरियार, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। रिदा बाजी, आपको बात समझ आ गई? एल सिर्फ क्यों नहीं आया? अफजा, मुझे ये बताओ यहाँ पे कितनी कंडीशंस थी मेरे पास, कितनी चीजों को चेक करना था? दो। तो दो तो इफ और एल्स में सॉल्व हो सकते हैं ना। अगर दो से ज्यादा चीजें हो हमारे पास तो एल्स इफ लगाते हैं। मतलब एक कंडीशन जो है वो दो स्टेटमेंट्स के लिए तो बनी है, दो से ज्यादा होंगी तो हम उसको फिर नेस्टेड करते हैं। रिमाइंडर क्यों यूज किया? अच्छा मुझे बताओ आयशा कि अब हमें इवन और ऑड को टेस्ट करना था कि इवन और ऑड कहाँ से आएंगे। तो हमें उसके लिए सुडो कोड के अंदर एक पार्ट लिखना था। तो मैंने आपसे कहा कि मुझे ये बताओ कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं। आपने कहा जो प्रॉपरली 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो मैंने जब फर्दर आपसे बात करी तो आपने कहा कि सर प्रॉपरली 2 से डिवाइड होने का मतलब है कि रिमाइंडर में 0 आना चाहिए। तो आपने कहा बिल्कुल। जब रिमाइंडर वाली बात स्टार्ट हो गई तो ऑब्वियसली वील टॉकिंग अबाउट द मॉड थिंग, क्योंकि मॉड ही रिमाइंडर को चेक करता है। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा कि अगर मेरा नंबर, जो भी नंबर होगा एक्स वाई जी, जो भी नंबर मॉड करूंगा 2 से, तो रिमाइंडर अगर 0 आया, अगर रिमाइंडर, क्योंकि ये डिवाइड करके रिमाइंडर देता अगर रिमाइंडर 0 आया तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये इवन है। और अगर इवन नहीं हुआ, मतलब अगर डिविजिबल बाय 2 नहीं हुआ, तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि वो ऑड है। ये बात समझ आ गई? अब तुम कोई भी इवन नंबर ले लो, यहाँ पे लेट से 14 ले लो। तो 14 को हम डिवाइड बाय 2 करवाएंगे तो 7 आंसर आएगा यहाँ पे, और नीचे रिमाइंडर में 0। तो यहाँ पे 0 आया। क्या 0 0 के बराबर है? आपने कहा यस। तो यस के अंदर देन वाला फॉलो हुआ, देन आउटपुट इवन आ गया। लेट्स टेक एन ऑड नंबर। तो आपने ऑड नंबर यहाँ पे 17 ले लिया, आपने इसको डिवाइड करवाया तो 8 जा 16, रिमाइंडर में 1 आ गया। तो इस पूरे का आंसर 1 आया है और ये 0 है। तो क्या 1 0 के बराबर है? आपने कहा नो। तो देन तो फॉलो नहीं हुआ, ये एल्स में गया और आउटपुट आ गया। और इस तरह से हमने सूडो कोड के अंदर इस चीज को कंक्लूड कर लिया। तो गाइस, इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? थम्स अप करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जहां पे रिमाइंडर से रिलेटेड हमें कुछ कंक्लूड करना हो, वहां पे हमेशा मॉड इस्तेमाल करेंगे, हमेशा। तो हमें यही करना था आज, ठीक है। अब हमने अच्छा खासा कर लिया तो इनशाला। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, डिफ का मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि डिफ का मैं बताने के लिए ना उसके 3 4 क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे समझाने के लिए। डिफ का नेक्स्ट क्लास में कंक्लूड करूंगा, लेकिन रिमाइंडर वाला पहले क्लियर कर लो, फिर मैं डिफ वाला आपको बताऊंगा। तो अभी जो मुझे सब पहले इसका जवाब दो, क्या सब क्लासरूम पे रजिस्टर्ड है? मतलब जो गूगल क्लासरूम है, क्या सब उसमें रजिस्टर है? हतीम भी है, रिदा भी है, नूर भी है, शहरियार, सारा तो है, समद भाई आप हैं, आयशा आप आ गई हैं? आपने लिंक पे क्लिक कर लिया था जो ईमेल आई होगी? अगर नहीं किया है तो मैं क्लासरूम का लिंक फिर से ग्रुप पे भेजता हूँ, उस पे क्लिक करके आप क्लासरूम पे ऐड ऑन हो जाओगे। क्योंकि मैं इसका जो होमवर्क भेजूंगा वो वहीं पे होगा, जो कि आपको वेडनेसडे से पहले, क्लास से पहले आपको सबमिट करवाना है। तो उसके अंदर इसके क्वेश्चंस होंगे, जितना भी सूडो कोड हमने पढ़ा है, ठीक है। मैं इसके स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगा, जिसने जहां से मिस किया है वो उसको कोप अप कर ले, क्योंकि ये पूरा पीडीएफ मैं एक साथ ही डालूंगा आफ्टर द एंड ऑफ सूडो कोड। क्या ये बात समझ आ गई? तो इसलिए आपको साथ साथ करना है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को?